इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईडी ब्लास्ट में एक जवान जख्मी हो गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान धमाका हुआ जिसमें एक जवान जख्मी हो गया है। कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। आपको बता दें, एयरलिफ्ट कर जवान को रांची लाया गया है। खेल गांव से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिका ले जाया गया है। प्रभाकर सहनी घायल जवान का नाम बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर एयरलिफ्ट करके जल्दी से उन्हें चाईबासा से रांची लाया गया, जिसके बाद अभी मेडिका में भर्ती कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और आईडी ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आ गया। कोबरा बटालियन का जवान जख्मी हो गया है, जिसे एयरलिफ्ट कर अभी फिलहाल रांची लाया गया और खेल गांव से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिका ले जाया गया है। घायल जवान का नाम प्रभाकर सहनी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार अभी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। नक्सलियों को ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में नक्सली भी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी ब्लास्ट का सहारा ले रहे हैं। अलग अलग जगहों पर आईडी ब्लास्ट प्लांट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये खबर सामने आई है चाईबासा से, हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में एक जवान आ गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये धमाका हुआ। नक्सलियों को चुन चुनकर मारने के लिए अभी जो है सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपाली, क्या अपडेट है? घायल जवान की स्थिति क्या बताई जा रही है? बता दें कि नक्सल ऑपरेशन हुआ था जहां पर चाईबासा की टोंटो जो इलाका है वहां का यह मामला है, जहां पर एक घायल, एक जो जवान है कोबरा बटालियन के, वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उनका जो बायां पैर है वो बुरी तरीके से जख्मी है, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित मेडिका अस्पताल, निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी की पूरी अस्पताल की जो इमरजेंसी टीम है, सीनियर डॉक्टर्स है, वो इनका फिलहाल इलाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मरीज फिलहाल उनको स्टेबल करने के लिए इलाज दिया जा रहा है। और इमरजेंसी जो टीम है वो जो जवान है उनकी पूरे इलाज पे तत्पर है। उसके साथ साथ कई जो सीआरपीएफ के जो अधिकारी है बड़े बड़े, वो भी यहाँ पर अस्पताल पहुंच रहे हैं उस जवान से मिलने के लिए। रूपाली, चाईबासा में जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है वहां लेकर कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? फिलहाल वहां क्या कुछ ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए रूपाली। तो आपको एक खबर बता दें चाईबासा से, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है और हमारी सहयोगी रूपाली बता रही थी कि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो सुधार कर रही है। स्टेबल करने के लिए फिलहाल उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है और जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मेडिका अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका हालचाल लेने के लिए। आपको बता दें कि आज चाईबासा में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया है और फिलहाल जख्मी जवान को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोबरा बटालियन का ये जवान है जो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आया था। और आज बुलेटिन में बात करते हैं परमाणु युद्ध से जुड़े उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा बवंडर ला दिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में चर्चा हो रही है, पेंटागन में फाइल पलटी जा रही है, अमेरिका का सैटेलाइट भी अपना कैमरा जूम कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि यूक्रेन महायुद्ध से भी अमेरिका में बड़ा बवंडर आखिर क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक क्यों छान रहा है? चीन के परमाणु तहखाने की खोज में क्यों लगा है अमेरिका? क्या चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला है? क्या चीन के इस चालबाजी का यूक्रेन से कोई कनेक्शन है, या फिर अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं चीन के परमाणु बम? व्हाइट हाउस में चीन की कैसी न्यूक्लियर फाइल पहुंची है? इस फाइल में ऐसी क्या जानकारी है जो अमेरिका को डरा रही है? पेंटागन से सवाल क्यों दागे जा रहे हैं? चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं?
इसे जानने के लिए आपको चीन की मिसाइलों को जानना होगा। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। यह चीन की कैरियर किलर मिसाइल है, चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। DF-41 रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है अमेरिका के सेनेटर का ये लेटर, जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक कमांड यानी स्ट्रेट कॉम कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड को भेजा है। इस लेटर में लिखा गया है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा दिया है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जो लंबी दूरी तक वार करती हैं, जिनकी रेंज एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। यानी एशिया में मौजूद चीन ICBM के जरिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका को निशाना बना सकता है। अमेरिका के सेनेटर का यह लिखना अमेरिका के लिए तब और खतरनाक बन जाता है जब अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो का चीन को लेकर नया दावा सामने आता है। एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इससे चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए ही बनाया गया है और US नेवी इन पर काफी नजदीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड पहले ही अमेरिकी सेनेट की कमेटी को रिपोर्ट दे चुके हैं कि JL-3 मिसाइल की मदद से चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमले कर सकता है। इसी बीच अब यह खबर आना कि चीन अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा चुका है अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है। सवाल है, क्या सच में चीन के पास अमेरिका की तुलना में ICBM पर अधिक परमाणु हथियार है? पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 से अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर है, जो कि अभी भी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं, जो 15000 किलोमीटर रेंज वाली DF-41 मिसाइल पर आसानी से सेट हो सकते हैं। DF-41 पर एक साथ कई परमाणु बम फिट हो सकते हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि चीन का परमाणु तहखाना इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की परमाणु मिसाइल स्टोर अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए चुनौती बन रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, इसे लेकर पेंटागन को फौरन कुछ करना होगा। Congressionally mandated report serves as an authoritative assessment of DoD's pacing challenge and charts the current course of the PRC's military and security strategy. The report plays a vital role in informing our understanding of our pacing challenge, and it shows again why the National Defense Strategy is laser focused on the right issues. पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है।
जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि चीन अब अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में लगा है, अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है दुनिया में सबसे अधिक 5977 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर 5428 परमाणु हथियारों वाला अमेरिका है। वहीं पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2035 तक 1500 परमाणु हथियार चीन बना लेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसकी जद में अमेरिका होगा। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर में मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। साल 2020 में चीन अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका था। यह पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का दावा तो यहां तक है कि चीन मिलिट्री एक्शन कर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमता हासिल कर चुका है। अगर ताइवान जंग में अमेरिका ने चीन की राह में रोड़ा अटकाया तो वो अमेरिका के साथ भी जंग लड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। महायुद्ध के मैदान में हारने वाली रूस की आर्मी के कमांडर इन चीफ पुतिन प्रोपेगेंडा में जीतना चाहते हैं और इसलिए अब उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ी है। चर्चा एक समंदर पर कब्जे की है जिसका नाम लेकर व्लादिमीर पुतिन खुद को पुतिन द ग्रेट साबित करना चाहते हैं। आखिर पुतिन का यह सबसे घातक हथियार क्या है, रिपोर्ट देखिए। दुनिया कुछ भी दावा करे, पुतिन ये नहीं मानते कि उनको जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार पुतिन के खिलाफ कितना ही प्रोपेगेंडा चलाएं, पुतिन मानते हैं कि जो टारगेट उन्होंने तय किया था वो हासिल कर लिया है। पुतिन कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। पुतिन का मैक्सिमम टारगेट यानी अधिकतम लक्ष्य तो पूरा यूक्रेन था, लेकिन पुतिन का मिनिमम टारगेट यानी न्यूनतम लक्ष्य आखिर क्या था जिसको पूरा माना जा रहा है। अगर जंग में कोई देश परमाणु बम का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और जैसा कि पुतिन दावा करते हैं कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, तो फिर आखिर पुतिन बार बार परमाणु बम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर चर्चा ये हो रही है कि पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर जंग हार रही है, तो फिर आखिर पुतिन मेडल किस लिए बांट रहे हैं? आखिर
किस जंग के शौर्य के सितारे पुतिन अपने सिपाहियों के सीनों पर लगा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस बयान की जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक को दहला दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार जंग का खलनायक पुतिन को साबित करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन पूरी आन बान शान के साथ मॉस्को के अंदर नायक की तरह मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर हार वाले किसी पछतावे का भाव नहीं था। पुतिन कॉन्फिडेंट थे, मानो कुछ नहीं हुआ, और उनका सबसे अहम बयान यह था कि रूस ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। रूस ने अजोव सागर पर अधिकार कर लिया है। आखिर क्यों अजोव सागर को हासिल करने पर पुतिन प्रसन्न है? आखिर क्या है अजोव सागर का महत्व? ये सब आपको समझाएंगे और बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन का लेटेस्ट बयान सुनिए, जो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को काफी ज्यादा चुभ रहा है। Это серьезный вопрос. Значит, ну, чего ж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Еще Петр I, да, это другое. Петр I еще боролся за то, чтобы, значит, выйти к Азовскому морю. पुतिन ने एक नाम लिया, पीटर द ग्रेट। आखिर कौन है पीटर द ग्रेट? पीटर द ग्रेट रूस के बड़े सम्राटों में गिने जाते हैं, जिन्होंने रूस की सीमा को अजोव सागर तक पहुंचा दिया था। दरअसल पुतिन अपने देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध लड़कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और उनकी उपलब्धि भी रूस के ग्रेट किंग पीटर द ग्रेट की तरह ही काबिले तारीफ है। 1682 से 1725 तक पीटर द ग्रेट रूस के सम्राट रहे, और शायद अब पुतिन भी यही चाहते हैं कि रूस की जनता उनके नाम के आगे भी पुतिन द ग्रेट लिखे। पुतिन की ये उपलब्धि वाकई में अहम तो जरूर है, क्योंकि अजोव सागर अपनी लोकेशन की वजह से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के नक्शे में ये है अजोव सागर, जिसका एक सिरा क्राइमिया से छूता है, जिस पर पुतिन का कब्जा है, और जिसके पास ही है काला सागर। काला सागर पार करना है तो उससे पहले अजोव सागर पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। इसी नक्शे को जरा नजदीक से देखिए। ये है मारियोपोल का बंदरगाह, जिसका कब्जा मारियोपोल पर होगा, उसका कब्जा अजोव सागर पर भी होगा, क्योंकि मारियोपोल का बंदरगाह अजोव सागर के तट पर ही है। पश्चिमी यूक्रेन के हिस्सों पर पुतिन का कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अजोव सागर को छूता है। अजोव सागर पर कब्जा बरकरार रहे, इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव को मारियोपोल के अंदर तैनात किया है। और कादिरोव मारियोपोल को कितना अहम मानते हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कादिरोव ने अपने 3 बेटों को मारियोपोल के अंदर तैनात किया हुआ है। फौलादी इरादों वाला जनरल रमजान कादिरोव मारियोपोल को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे खुद उसके बच्चों को भी क्यों ना जान से हाथ धोना पड़े। ये बात भी रमजान कादिरोव खुद ही कह चुका है। любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма. Каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религии. Эй, проснитесь. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजोव सागर पर नियंत्रण पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल एक आर्थिक महाशक्ति के लिए सबसे जरूरी है समुद्री बंदरगाह, और ऐसे समुद्री बंदरगाह जिस पर साल के 12 महीने काम जारी रह सके।
लेकिन रूस की कमजोरी यह है कि रूस के पास मौजूद ज्यादातर समुद्री बंदरगाह सर्दियों के महीने में बर्फ की वजह से उपयोग के काबिल नहीं रह जाते। इसीलिए पुतिन को ऐसे बंदरगाह चाहिए जहां से वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को साल के 12 महीने जारी रख सकें। और मारियोपोल एक ऐसा ही बंदरगाह जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब रूस के कब्जे में चला गया है। पुतिन अब तक यूक्रेन पर युद्ध में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुके हैं और यकीन मानिए कि अब इस रकम के बदले मारियोपोल का अहम बंदरगाह रूस के कब्जे में है तो इन 8 लाख करोड़ रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। दरअसल पुतिन जब मीडिया के सामने आते हैं, बयान जारी करते हैं, तो अपने बयानों के जरिए अपने दुश्मन के दिमाग से खेलते हैं और उस पर दबाव बनाने की जबरदस्त कोशिश करते हैं। इस वक्त परमाणु बम को लेकर दुनिया में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक जानबूझकर परमाणु बम के मुद्दे पर भी पुतिन से सवाल किया गया ताकि पुतिन परमाणु बम का नाम लेकर यूक्रेन को डरा सके। सवाल तो पहले से प्रायोजित था, पुतिन ने एटम बम पर विस्तार से जवाब दिया। Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. बहुत चतुराई से पुतिन ने ये तो कहा कि वो परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जवाब देने के लिए भी परमाणु बम तैयार है। तो फिर आखिर पुतिन के मन में क्या है? दरअसल पुतिन शक और संदेह और तनावपूर्ण हालात इसलिए बनाकर रखना चाहते हैं ताकि परमाणु बम के डर से ज़ेलेंस्की यथा स्थिति को स्वीकार कर लें और अजोर सागर पर वापस कब्जा जमाने के बारे में भी विचार न करें। इसलिए पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को भी ये समझाया है कि उनके पास मौजूद परमाणु हथियारों का दुनिया में किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। Еще будет помянут, значит, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том. और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अब वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे सभी गाड़ियों को। अब बेटर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का फुल एक्सपीरियंस, अब किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जब से मैंने वेल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाया है, तब से इंजन एकदम स्मूथ रन कर रहा है। आई हैव स्विच्ड टू सिंथेटिक। में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कई बार स्कूल में शिक्षकों को रखने की मांग की, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है।